अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.8 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ है। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या क्या होती है, हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसमें आपने डिफरेंट टाइप की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब ये डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग है, इन सब की नेचर एक दूसरे से अलग होती है। अब इन बॉन्डिंग के रिजल्ट में डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स भी बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर हम स्टडी करेंगे। जैसे आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में जैसे आयनिक कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के रिज़ल्ट में जो कोवेलेंट कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये हम डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन आयनिक कंपाउंड्स द ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर। जो ऑपोजिट आयंस होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड में ऑपोजिट आयंस कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड आयन से ही मिलके बने होते हैं, उसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। और हेल्ड टुगेदर वो इकट्ठे जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उनके दरमियान, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। और वो किस तरह से जुड़े होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में जो बेसिक सेल होता है ना, जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये मैं आपको अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि ये क्रिस्टल लैटिस क्या है और ऑपोजिट आयंस कैसे आयनिक कंपाउंड में जुड़े होते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। आयनिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल मैं ले लेती हूँ NaCl। अब ये NaCl में दो तरह के आयंस होते हैं, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिल के सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड बनता है। अब ये जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें जो बेसिक यूनिट होता है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। क्यूब आप कह लें, ये जो आप लूडो खेलते हुए डाइस इस्तेमाल करते हो वो भी ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इसमें हर पॉजिटिव आयन के गेट्स नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन के गेट्स पॉजिटिव आयन होगा। जैसे मैं बात करती हूँ, अगर इस कॉर्नर पे क्लोरीन आयन नेगेटिव आयन है ना, इसको सराउंड करता हुआ एक सोडियम आयन होगा पॉजिटिव आयन, फिर इसके बाद एक क्लोरीन आयन होगा, फिर उसके बाद फिर एक सोडियम आयन होगा, फिर सोडियम आयन के गिर्द एक क्लोरीन आयन होगा और क्लोरीन आयन के गिर्द एक सोडियम आयन होगा, सोडियम आयन के गिर्द एक क्लोरीन आयन होगा और क्लोरीन आयन के गिर्द एक सोडियम आयन होगा। तो देखिए, ऑपोजिट चार्ज आयन ने एक दूसरे को घेरा हुआ है, यानी हर नेगेटिव चार्ज के बाद पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बाद नेगेटिव चार्ज आयन है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि दो नेगेटिव चार्ज आयन एक दूसरे के साथ साथ हो, कि ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट में होते हैं और सराउंड करते हैं। और इसके अलावा ये जो बेसिक एक यूनिट सा एक सेल बन गया है ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में ये बेसिक सेल होता है। अब इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है उसमें ये एक क्रिस्टल लैटिस नहीं पाया जाता होगा, इस तरह से बहुत सारे, इसके साथ एक और क्यूब जुड़ी होगी, उसके साथ एक और क्यूब, इतने थाउजेंड्स ऑफ क्यूब्स जुड़ के ही एक कंपाउंड बनता है। तो ये जो बेसिक यूनिट है ना, ये कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। ये सोडियम क्लोराइड का मैंने आपको बता दिया। तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो बेसिक यूनिट से बनता है, जो कि क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या वो कह रहा है, सिंस द आयंस आर रिजिड इन आयनिक कंपाउंड, ये आयंस जो होते हैं बड़े रिजिड सख्त होते हैं। सच कंपाउंड देयरफॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड, इसलिए ये कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है विद सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं। आपने पीछे पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है, 801 डिग्री सेल्सियस। Since ions are spherical and oppositely charged, they can surround each other from all sides. स्फेरिकल आप कह सकते हैं, बेजवी शेप के होते हैं या जैसे बॉल सी होती है। ठीक है, तो हर ऑपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को सराउंड करता है, उसके गिर्द पाया जाता है। और आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शन, और आयनिक बॉन्ड की आप ये नहीं कह सकते कोई डायरेक्शन होगी, ये लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा, नहीं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो सारी अरेंजमेंट है इसको आप क्या कहते हो, क्रिस्टल लैटिस कहते हो। ठीक है, इसके बाद है इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लैटिस, अगर फोर्स लगाई जाए, यानी मैं कहूँ आयनिक कंपाउंड के ऊपर, ये जैसे NaCl था, इसके बहुत सारे क्यूब्स हैं, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगा देती, इसके ऊपर प्रेशर लगा देती, फिर क्या होना था,
इट ब्रेक इजीली, तो बड़े आसानी से टूट जाते हैं। इट शो दैट आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जो चीज़ बड़ी आसानी से टूट जाए उसको हम ब्रिटल कहते हैं। जैसे जिनमें ब्रिटल चीज़ें मोस्टली नॉन इलास्टिक होती हैं, जैसे इलास्टिक चीज़ें रबड़ लाइक टाइप चीज़ें जो हों उनको आप खींचो तो वो आसानी से टूटती नहीं है, वो खींचती जाती हैं। लेकिन ब्रिटल चीज़ ये है कि उस पर ज़रा सा फोर्स लगाई जाए तो वो टूट जाती हैं। तो आयनिक कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये भी आयनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन द सॉलिड फॉर्म, अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, जैसे NaCl की एग्जांपल लेते हैं, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आयनिक कंपाउंड एक गुड कंडक्टर नहीं है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर है। क्यों बैड कंडक्टर होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे तो आयंस जो हैं आपस में टाइटली बॉन्डेड हैं, बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव, ठीक है। वजह क्या है कि आयंस आपस में बड़े मजबूती से जुड़े हुए हैं और वो मूव नहीं कर रहे हैं। हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन अगर इनको पिघलाया जाए द आयंस गेट फ्री, तो आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री, आज़ाद हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इन सॉलिड आयनिक सॉलिड्स आर जनरली सॉलेबल इन वाटर। इसके बाद इनकी सॉलेबिलिटी की बात की है, ये वाटर के अंदर सॉलेबल आते हैं। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट आल्सो हाइड्रेट द रिजल्टिंग फ्री आयन। अब जब वाटर के अंदर NaCl को डिज़ोल्व किया जाए ना, सिर्फ ये क्या है कि NaCl के दरमियान जो फोर्स है, सोडियम और क्लोराइड आयन को जो फोर्स आपस में जोड़े हुए हैं, सिर्फ वाटर उसको नहीं तोड़ता, बल्कि वाटर मॉलिक्यूल जो है सोडियम और क्लोराइड आयन को घेर भी लेता है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि वाटर के अंदर जब NaCl डिज़ोल्व होता है तो वहाँ पे प्रोसेस कैसा, क्या प्रोसेस होता है या क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया है, सही है। इसके गिर्द बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल हैं। अब ये H2O मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपने डिज़ोल्व कर दिया, पहला स्टेप तो ये था। अब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन है ना, सोडियम आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि वाटर के ऑक्सीजन पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो वाटर का पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये सोडियम के साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेगा, और ये जो सोडियम और क्लोराइन के दरमियान जो बॉन्डिंग है ये टूट जाएगी, ठीक है। इसी तरह से टूटेगी कैसे, एक और तरफ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। वाटर के हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। यानी ये जो सोडियम है इसको वाटर का ऑक्सीजन सराउंड कर लेगा, एक वाटर का नहीं, बहुत सारे वाटर के ऑक्सीजन इसको सराउंड कर लेंगे, जबकि ये जो क्लोरीन है इसको वाटर के हाइड्रोजन सराउंड कर लेंगे। और इस तरह से ये जो वाटर के अंदर NaCl प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाएगा, और इन आयंस के गिर्द वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। आपकी बुक पे भी ये इसी तरह से बनाया हुआ है, ये देखिए आपकी बुक पे बनाया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जा रहा है। अब ये सोडियम आयन जो है इसको एक ये वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन ने घेरा हुआ है, एक और वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल इन सोडियम आयन को अपने घेर लेता है। इसी तरह से क्लोरीन आयन को वाटर का हाइड्रोजन आयन घेर लेता है, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया हुआ है। इसके बाद भी ये बनाया हुआ है सेंटर में सोडियम एटम दिखाया है, सोडियम एटम, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बबल्स फॉर्म में बताए हुए हैं। जैसे ये दो जो है वाइट वाले, ये हाइड्रोजन है, और सेंट्रल ऑरेंज सा जो है ये ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन ने सोडियम को सराउंड कर लिया। इसी तरह से ये एक और वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसी तरह से एक और वाटर का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने घेर लिया है सोडियम आइंस को, जबकि यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है इसको कौन घेरेगा, इसको ये हाइड्रोजन आयन घेरेगी, क्योंकि क्लोराइड पे तो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसके गिर्द क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो ब्लू वाला बबल है ये ऑक्सीजन एटम है, और ये जो पिंक पिंक से बबल है ये हाइड्रोजन एटम है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रेशन कहलाता है। इससे नेक्स्ट जो है, इससे नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड के बारे में बात ये की गई है, एक्व सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वाटर के अंदर एक तो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन फॉर्म में भी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज द फ्री आयंस कैन नाउ मूव टुवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो आयंस होते हैं वो अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे को एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसकी तरफ नेगेटिव आयन चला जाएगा, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ पॉजिटिव आयन चला जाएगा। इसके बाद जो बच्चे लास्ट पे है, आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन की बात की गई है कि आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं, यानी वाटर के अंदर मोस्टली रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देता है, व्हेन वी मिक्स टू सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम अगर दो सॉल्यूशन मिक्स कर दें आयनिक कंपाउंड के, दो सॉल्यूशन
जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसका सोल्यूशन, और सिल्वर नाइट्रेट ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसका सोल्यूशन। अब हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो द पॉजिटिव आयन ऑफ वन कंपाउंड, अब एक का जो पॉजिटिव आयन है मे रिएक्ट विद द नेगेटिव आयन ऑफ द अदर कंपाउंड, वो दूसरे के नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर सकता है। वो किस तरह से? जैसे मैं बात करूँ, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा कि पहले तो ये आयनाइज होंगे ना, सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया, सिल्वर आयन अलग हो गया और नाइट्रेट आयन अलग हो गया। अब क्या होगा, सोडियम जो पॉजिटिव है क्लोराइड के साथ, तो ये दूसरे के नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, यानी दूसरे का नेगेटिव क्या है, नाइट्रेट, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। जबकि सिल्वर जो है सोडियम के साथ जो क्लोराइड है उसके साथ मिल जाएगा और ये बना देगा सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए हैं, एक सिल्वर क्लोराइड, एक सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कम्स आउट ऑफ द एक्वस सोल्यूशन। अब ये दोनों सोल्यूशन जब मिक्स हो चुके हुए हैं तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये वाइट पेप्ट की फॉर्म में आ जाता है, यानी वाइट छोटे छोटे से दाने सोल्यूशन के नीचे बन जाएंगे। वो पता चल जाएगा कि ये सिल्वर क्लोराइड के क्या बन गए हैं, पेप्ट बन गए हैं। अब ये मैंने आपको ओवरऑल टॉपिक समझा तो दिया, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये बोर्ड में कैसे आ सकता है या आपने इसको लिखना कैसे है। तो बच्चे ये जो आपके पास पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुए हैं ना स्टूडेंट्स, आपने जब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये आपकी मेन हेडिंग बनेगी। वो तो आपको दी हुई है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, लेकिन अगर आपसे पूछी जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड या राइट अ नोट ऑन आयन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 जो प्रॉपर्टी आपकी बनेगी ना, वो क्रिस्टल लैटिस। ये कि आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टल लैटिस पाया जाता है। In ionic compound, the oppositely charged ion are held by the strong electrostatic force of attraction in the form of crystal lattice। ठीक है, यहाँ तक आपने क्रिस्टल लैटिस की हेडिंग दे देनी है। आगे आप मेल्टिंग पॉइंट की हेडिंग देंगे कि सिंस द आयन्स आर रिजिड इन आयनिक कंपाउंड, सच कंपाउंड देयरफॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड, यानी ये स्टेबल सॉलिड्स होते हैं विद सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, यानी यहाँ से आप एक हेडिंग बना देंगे मेल्टिंग पॉइंट की। ये हेडिंग बना के लिखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इसको पता था कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, यानी वो ऊपर ऊपर से भी देखे आपने हेडिंग बना के लिखा, उसको समझ आ जाएगी कि आप सारा पैराग्राफ नहीं लिखा, आपको पता है इसके अंदर पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, सिंस आइंस आर स्फेरिकल, और इसके बाद ये आइंस आर स्फेरिकल एंड ऑपोजिटली चार्ज आइंस सराउंड ईच अदर, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। ये जो सारा पॉइंट है ना, ये आप पहली हेडिंग में लिख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस की, यानी पहले आप ये वाली लाइन लिख लें और उसके बाद ये वाली लाइन लिख लें क्रिस्टल लैटिस की हेडिंग बना के, और उसके बाद आप मेल्टिंग पॉइंट वाली जो है ना हेडिंग लिख लें। इसके बाद आपने एक और प्रॉपर्टी लिख लेनी है। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो बनेगी वो ये है कि ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। यहाँ से आप इफ एन एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये ब्रिटल की हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आपकी हेडिंग बनेगी वो कंडक्टिविटी की बनेगी। हाँ, पॉइंट नंबर 4 जो बनेगा वो बनेगा कंडक्टिविटी। ठीक है, ये कैसे कंडक्टर हैं नहीं है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी भी आगे सब हेडिंग बनेगी। एक पहली हेडिंग बनेगी सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में तो ये गुड कंडक्टर नहीं है। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयन्स आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव। ठीक हो गया, यहाँ तक आप सॉलिड स्टेट वाली कंडक्टिविटी बना दोगे। आगे आपने मोल्टन स्टेट में, यानी अगर इनको पिघलाया जाए तो ये मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी, तो ये यहाँ से आप ले यहाँ तक आप लिख लोगे। ठीक है, कंडक्टिविटी की 2 हेडिंग्स हैं, एट सॉलिड स्टेट में और एक मोल्टन स्टेट में। आगे आ जाती है हाइड्रेशन की प्रॉपर्टी। नंबर 5 जो है वो है हाइड्रेशन। ठीक है, वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लोगे और उसमें ये वाले पॉइंट्स या ये वाले स्ट्रक्चर्स भी आप साथ में बना लोगे। इसके बाद है एक और कंडक्टिविटी के भी अगर आपने सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट में लिखी है, इसके अलावा आप एक्वस सॉल्यूशन में भी कंडक्टिविटी का एक पॉइंट बना सकते हो, कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और ये लास्ट पे इसके रिएक्शंस हैं। ठीक है, जब हम मिक्स करें हम आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को तो क्या बनता है, तो ये आप लास्ट पे इसके रिएक्शंस की हेडिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ थी और कुछ सब हेडिंग्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। एक बार मैं आपको पेज पे भी नोट करके बता देती हूँ कि आपकी हेडिंग क्या बनेगी।
पहले तो मेन हेडिंग आपकी है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। उसमें आपकी सब हेडिंग जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टीज़ में आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल लैटिस लिखनी है। हेडिंग आप बनाएंगे क्रिस्टल लैटिस, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड वन जो आपकी हेडिंग है वो है मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रिटल। ये थर्ड हेडिंग आप बनाएंगे। फोर्थ हेडिंग जो आपकी है वो बनेगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सही है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी में आप फर्दर है सब हेडिंग्स बनाओगे। कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर होते हैं कि नहीं। उसके बाद आपने बता देना है मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर होते हैं कि नहीं। और उसके बाद आपने वो जो पेज नंबर 47 पे एक्वस सोल्यूशन वाली कंडक्टिविटी है वो लिख देनी है एक्वस स्टेट पे, ठीक है। ये तीनों कंडक्टिविटीज़ आपने अलग सब हेडिंग के साथ बनानी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो आप बनाएंगे वो बना देंगे आप हाइड्रेशन का, और वो स्ट्रक्चर साथ में बना देंगे। और लास्ट पे आप इसके रिएक्शंस लिख दोगे, ठीक है। ये लास्ट हेडिंग बन जाएगी। तो अगर आपसे ये टॉपिक पूछा जाए तो आप पैराग्राफ की बजाय इन सब हेडिंग्स के साथ लिखो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि स्टूडेंट को पता था कि इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो ये था। नेक्स्ट जो हमारा है वो कवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन विच एटम्स आर कवलेंट बॉन्डेड, यानी कवलेंट बॉन्डिंग होती है जिन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के अंदर बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। वो आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कवलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब कवलेंट बॉन्डेड जो कवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बन रहा है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर मैं बात करूँ ना पीरियोडिक टेबल की, कुछ इस शेप का होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये है पीरियोडिक टेबल, इस तरह से बीच में ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ ये पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड है, ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है, ठीक है। ये जो लेफ़्ट साइड होती है ना, यहाँ पे मोस्टली जो है ना मेटल्स पाई जाती हैं, और ये जो राइट साइड होती है यहाँ पे मोस्टली नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। अब लेफ़्ट साइड पे जो नॉन मेटल्स होती हैं ना, अगर एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना दे, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड आता है ना वो मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। मोस्टली दो दो एटम्स आपस में मिलते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। वही ये बता रहा है यहाँ पे, कहता है एलिमेंट प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल की कौन सी साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। ये जो ये वाली लेफ्ट साइड है और ये वाली कौन सी साइड है, राइट साइड है। जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट एज कोवलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस के अलावा। अब ये इनर्ट गैसेस क्या होती हैं बच्चे, ये पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ ना, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ये लास्ट वन जो ग्रुप है ना ये 18th ग्रुप है, ठीक है। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स यहाँ पे बहुत वो हो गया है, यहाँ पे इनर्ट गैसेस की बात की गई है। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं पीरियोडिक टेबल में, लास्ट ग्रुप नंबर 18, ठीक है। इसके अंदर हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रेप्टोन और जीनोन आता है। इन गैसेस को हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। ये इनर्ट गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाई नहीं जाती। इसके अलावा और जितने भी एलिमेंट है ना राइट साइड पे, तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ मिलकर फ्लोरीन, क्लोरीन। ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान काफ़ी वीक फोर्सेज होती हैं अट्रैक्शन की। द डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो, इनकी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। अब यहाँ पे आप मेन हेडिंग जो बना सकते हैं ना वो बन सकती है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। वो यहाँ से शुरू होंगी,
यहाँ से, यानी ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स? कोवेलेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल उसकी क्या है फिर? यहाँ इससे नेक्स्ट पॉइंट बनेगा ये इनकी डेंसिटी का बनेगा, यानी कोवेलेंट कंपाउंड की डेंसिटीज़ कैसी होती हैं? इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है क्योंकि इनके दरमियान वीक फोर्स होती है। एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड्स के तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एग्जांपल दी हुई है ब्रोमीन, एग्जिस्ट अ वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड। अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल वो देता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो वेपर बन के हवा में खुद ही उड़ जाती हैं। जैसे आपने नेफ्थलीन की गोलियों के बारे में सुना होगा, अगर उनको ओपनली छोड़ दिया जाए तो वो उड़ जाती हैं। या स्पिरिट की बोतल की बात ही कर लूँ, अगर वो ओपन रखी जाए तो वो उड़ जाती है। एक्चुअल में कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इतनी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी उनको थोड़ी देर ही ओपन रखा जाए अगर ओपन एयर में, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग बिल्कुल तोड़ देते हैं और वो गैस या वेपर्स बन के उड़ जाते हैं। तो ब्रोमीन जो है वो वोलेटाइल पाई जाती है। लिक्विड तो है लेकिन वो वोलेटाइल है। फ्यूमिंग का मतलब है यानी जब ये वेपराइज होती है ना, यानी वेपर्स में चेंज होती है, तो ये ऐसे धुआं सा निकलता है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा उनके बॉइलिंग पॉइंट लो हैं, यानी कि वो अगर वैसे ही रखा जाए तो वो उड़ जाते हैं हवा में। वाइल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ तो कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन, फास्फोरस और सल्फर की बात की हुई है, ठीक है। ऑल दिस सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें से कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो अमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। अमॉर्फस आप कह लें शेपलेस भी हैं। जैसे आप कह लें कुछ सॉलिड्स की शेप आप चेंज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है या रबर है, आप उसको टेढ़ा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, खींच भी सकते हो। तो ऐसे सॉलिड जिनकी शेप चेंज की जा सके वो कहलाते हैं अमॉर्फस सॉलिड। लेकिन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होती हैं जिनकी 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ पे आप डायमंड की एग्जांपल पढ़ेंगे, ग्रेफाइट की एग्जांपल पढ़ोगे, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स जो हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड्स वैसे तो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो हैं वो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ से आगे जो टॉपिक शुरू होता है, ये अगर आप यहाँ से एक और हेडिंग भी बन सकती है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं? तो कोवेलेंट सॉलिड ऑल दी सॉलिड जो आप कह लें, यहाँ पे आप लिख सकते हो कोवेलेंट सॉलिड्स एग्जिस्ट इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कोवेलेंट सॉलिड अमॉर्फस फॉर्म में भी पाए जाते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले कोल की एग्जांपल ले लेती हूँ। अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है कोल, कोयला, ठीक है। कोल इज़ अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म है, यानी शेपलेस फॉर्म, यानी इसमें कोई 3D पैटर्न नहीं होता एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का। अब कोल यूज़ क्यों होता है? कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट, यानी बिजली बनाने के लिए प्लांट्स में कोल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है घरों में भी कोयले को इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया कोल, ठीक है। ये कोल की कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म थी, यानी शेपलेस फॉर्म। लेकिन आपने एलोट्रोपी पढ़ा हुआ है। एलोट्रोपी ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। इसी तरह से कार्बन कोल की फॉर्म में भी पाया जाता है, लेकिन कार्बन एक और दो फॉर्म में भी पाया जाता है, एक डायमंड की फॉर्म में भी पाया जाता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी पाया जाता है। ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। कोल अमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की, जबकि डायमंड। अब यहाँ पे अगर आपने अमॉर्फस फॉर्म लिखना है, आप सबसे पहले अमॉर्फस की एग्जांपल लिख दोगे, ठीक है। अमॉर्फस के अंदर आपने कोल लिख देना है। कोल के लिए एक आप ये फर्स्ट लाइन ऐड करोगे और फिर ये दूसरी, फिर उसके बाद आप टाइप्स ऑफ सॉलिड्स तो लिख रहे हो, उसके बाद आपने लिख लेना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायमंड और ग्रेफाइट आएगा। अब यहाँ पे लिखता है इन डायमंड, डायमंड में क्या है? ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के गिर्द 4 और कार्बन एटम होते हैं, लिंक टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, और उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। ये अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएगी। ड्यू टू दिस स्टेटस स्ट्रक्चर डायमंड इज हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वजह से डायमंड बहुत हार्ड होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल।
चीज़ों को काटने के लिए इतना तेज़ होता है, इसको कहा जाता है कि जैसे नाइफ़ है या आरी या छुरी वगैरह है, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ये कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी सरफेस को पॉलिश करने के लिए यानी उसको शार्प सा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रिलिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल थी डायमंड की। डायमंड के बारे में आपने यहाँ से डायमंड एंड ग्रेफाइट और इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म ये लिख के फिर आपने डायमंड की हेडिंग दे देनी है इन डायमंड। ये डायमंड है ना, इन डायमंड लिखने से पहले आपने देनी है डायमंड की हेडिंग। डायमंड की हेडिंग देके आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रिलिंग टूल तक। अब नेक्स्ट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कोवलेंट सॉलिड की, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, यानी इसमें 6 कॉर्नर वाली रिंग्स होती हैं। सिंस लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रांगली, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती इन लेयर्स में, दे कैन स्लिप पास ईच अदर, तो वो एक लेयर दूसरे के ऊपर से स्लिप भी कर जाती है। ग्रेफाइट इज थस यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। अब इसके यूजेस क्या हैं? इसको लुब्रिकेंट के तौर पर, जैसे ग्रीस ऑयल वगैरह होता है, इसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर दीज लेयर्स इन ग्रेफाइट्स है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, और इसको इलेक्ट्रोड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई थी। एक तो डायमंड थी, डायमंड वाला फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में था, और ये थर्ड पैराग्राफ जो है ये ग्रेफाइट की हेडिंग के साथ आप लिख सकते हो। तो अब ये मैं आपको कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ, आपने किस तरह से हेडिंग्स के साथ लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। आपने सबसे पहले तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बताना है। ये मोस्टली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड वन हेडिंग जो बनेगी इनकी डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट वो लो होती है। डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट वो हमेशा क्या होती है? लो होती है। इसी मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आप ब्रोमीन की भी एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोवलेंट कोवलेंट कंपाउंड या कह लें, या टाइप्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स कह लें, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड आपने लिख देना है 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। सबसे पहले आपने अमोर्फस फॉर्म लिखनी है। अमोर्फस जब आप लिख रहे होगे उसमें आप कोल की हेडिंग देख के कोल के बारे में आगे लिख दोगे। दूसरा आपने फिर लिखना है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप डायमंड लिखोगे, और उसके बाद फिर आप लास्ट में क्या बता दोगे? ग्रेफाइट। अभी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आपने लिखी हैं ना। ये है बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स की हेडिंग नेक्स्ट बनेगी एग्जिस्ट एज अ लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस एक्सेप्ट वाटर। ये बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं वाटर के अलावा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मीथेन, ये गैस फॉर्म में पाई जा रही है। अमोनिया, ये भी गैस फॉर्म है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। लेकिन वाटर जो है वो गैस, ये सारे के सारे गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड की यहाँ पे एग्जांपल देता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिन एटम्स के दरमियान, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती, यानी हाइड्रोजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दैट्स वाई हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, लेकिन वाटर इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। और हाइड्रोजन फ्लोराइड भी इसी वजह से। लिक्विड वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज स्ट्रॉन्ग, अगर मैं वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ ना, तो वो भी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड से, या ठीक है, वो भी इसी वजह से कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाती हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर। इसके अलावा ये जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं आयनाइज भी हो जाते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस होता है इनके अंदर, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर के अंदर डिजॉल्व करूँगी तो ये अपने आइंस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन आइन दे देगा और क्लोराइड आइंस। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा तो हाइड्रोजन आइन और क्या दे देगा? सल्फेट आइन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काफ़ी लेंथी था, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इधर से प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड भी आ सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स भी आ सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड भी आ सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।